गुड मॉर्निंग, नमस्कार, खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को मुबारकबाद देना चाहूंगी आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आज के प्रोग्राम का टाइटल है द यूज ऑफ मदर टंग इन द मल्टीलिंगुअल मोज़ेक ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदुस्तानी माशरा के कसीर लसानी मोज़ेक में मादरी ज़बान का इस्तेमाल। मैं उर्दू काउंसिल और डायरेक्टर सर को शुक्रिया भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस डिस्कशन को मॉडरेट करने का मौका मुझे दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनेस्को ने 21 फरवरी 1999 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का ऐलान किया था। मातृभाषा दिवस और मातृभाषा दिवस अगर हम देखें, हर कौम की ज़बान, तहजीब, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को महफूज रखने के लिए मनाया जाता है। और हिंदुस्तान के तनाज़ीर में देखें तो हमारी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है, माशरा है, को पहचानने और सेलिब्रेट करने का दिन है। आज के दिन की अहमियत हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सेंसस के मुताबिक अगर देखा जाए तो करीब 270 आइडेंटिफाइबल मादरी ज़बानें हैं। और मादरी ज़बान सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि हम सबको एक दूसरे से बांधती हैं, कनेक्ट करती हैं और एक तरह से हमारी पहचान भी है। और इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि बच्चों की जो शुरुआती तालीम है, जो फाउंडेशनल एजुकेशन है और फाउंडेशनल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी लेवल तक मादरी ज़बान और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी को बहुत अहमियत दी गई है। और हमारे साथ आज इस ऑनलाइन डिस्कशन में जो हमारे स्पीकर्स और ऑडियंस शामिल हुए हैं, वो सब हिंदुस्तान की इस मुख्तलिफ तहजीबों और ज़बानों को ज़ाहिर करते हैं, इन ज़बानों को रिप्रेजेंट करते हैं। मातृभाषा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए आज हमारे ऑनलाइन डिस्कशन में हमारे साथ हमारे जो स्पीकर्स शामिल हुए हैं, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। और आज का ऑनलाइन डिस्कशन शुरू करने के लिए मैं पहले उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर सर डॉक्टर अकील अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रोग्राम को इनॉग्रेट करें और आज के थीम पर अपने ख्यालात रखें। शुक्रिया सर। आप अकील अहमद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आज के प्रोग्राम हिंदुस्तानी मुआशरा के कसीर लिसानी मौज़िक में मादरी ज़बान का इस्तेमाल के मौजू पर जो सिम्पोजियम का इनेकाद किया जा रहा है, इसमें आप तमाम शुरका का मैं काउंसिल की तरफ से तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे साथ प्रोफेसर पूनम बत्रा, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा प्रोफेसर गुलफिशा हबीब साहिबा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर साजिदा सुल्ताना, सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, और मिस्टर शाहिद लतीफ़ साहब, एडिटर इनकलाब, इस वक्त मौजूद हैं। और प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा, एक्स वाइस चांसलर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, भी बहुत जल्द हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। इस मौके पे मैं आप तमाम सभी लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग हमारी रिक्वेस्ट पर आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी यौम मादरी ज़बान मनाने की तजवीज़ सबसे पहले बांग्लादेश ने पेश की थी, जिसे 1999 में
यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में मंजूरी दी गई और 2000 से पूरी दुनिया में आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जा रहा है। यूनेस्को की तरह हिंदुस्तान का भी यह मानना है कि पायदार मुआशरे के लिए तहजीबी व लिसानी तनव्वु अहम है और हमारा पुख्ता नज़रिया है कि हमें हर हाल में अपनी लिसानी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अफसोस की बात है कि आलमी सतह पर 40% आबादी को इस ज़बान में तालीम नहीं दी जाती जिसे वह बोलती या समझती है। हमारा ख्याल है कि मादरी ज़बान पर मुबनी ज़ू लिसानी तालीम बहुत अहम है। हमें अपने मतनव्वु मुनफरद लिसानी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इसे हर मुमकिन तरीके से फ़रोग़ देना चाहिए। हिंदुस्तान के अजीम शायर आचार्य डांडी ने कहा था कि अगर ज़बान की रोशनी न हो तो हम तारीक दुनिया में गुम हो जाएंगे। ज़बान हमारी कायनात को रोशन करती है और हमारे लिए दुनिया और इसमें बसने वाले इंसानों को समझना आसान बनाती है। ज़बान ज़हनी व जज्बाती इजहार का ज़रिया है। जब किसी को इजहार ख्याल की ज़रूरत होती है और इंसान अपने तजर्बात व एहसासात किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है तो ज़बान ही उसका एक मजबूत वसीला बनती है। यह एक ऐसा वसीला है जो लोगों को एक साथ लाता है और एक समाज की तश्कील करता है। यह समाज में तहजीबी ताल्लुकात को बढ़ावा देने का जरिया भी है। ज़बान एक ऐसा गैर मरई धागा है जो माजी को हाल से मरबूत करता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में एक अजीम लिसानी रिवायत पाई जाती है। हमारे पास एक बड़ा लिसानी खजाना है। हम लिसानी व तहजीबी तनव्वु के एतबार से एक गैर मामूली कौम है। लिसानी तकसीरियत और मुख्तलिफ ज़बानों की मौजूदगी ने हमारे मुल्क को एक खूबसूरत रंग और जिंदगी बख्शी है। हिंदुस्तानी ज़बानी अपनी माकूल साख्तियात, साफ शफाफ सौतियात और तलफ़्फ़ुज़ और वाज़ेह असूल व कवायद की वजह से हमेशा दुनिया भर की ज़बानों में मुमताज़ रही है। हमारी ज़बानें हमारे वसी तर तरक्की याफ्ता कदीम अहद वास्ता और जदीद अदब की ताबीर व इजहार का वसीला हैं। लिसानी सर्वे के एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 19,500 से ज़ायद ज़बानें और बोलियां मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और 121 ज़बानें ऐसी हैं जिन्हें हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। हमारी ज़बानें हमारी मुश्तरका मालूमात का ख़जाना है जो हमने अपने तवील मुतहर्रिक तहजीबी सफ़र के दौरान जमा किया है। अगर हम अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत करते और उसे फ़रोग़ देते हैं तो इससे हिंदुस्तान के लिसानी व तहजीबी तनव्वु का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उसे तरक्की भी हासिल होगी। मादरी ज़बान में महारत हासिल करके ही हम अपनी तहजीब को समझ सकते हैं। मादरी ज़बान आँख की तरह है और दूसरी ज़बानें चश्मे के मानिंद है। अगर आँख में बीनाई नहीं होगी तो चश्मे का कोई फायदा नहीं है। मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ को एक मजहबी फरीज़ा समझना चाहिए और इसके फ़रोग़ के अमल को एक तहरीक और मिशन बनाना चाहिए। जिस तरह एक इंसान का बतदरीज इर्तका होता है, इसी तरह ज़बान भी इर्तका हासिल करती है और मुसलसल इस्तेमाल से नशोनुमा पाती है। अगर आप किसी ज़बान को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे खो देंगे और जब कोई ज़बान मरती है तो उसके साथ मालूमात का एक पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। बाबाए कौम महात्मा गांधी ने तमाम हिंदुस्तानियों को तलकीन की थी कि किसी भी मादरी ज़बान को नज़रअंदाज न किया जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी ज़बान मसलन अंग्रेज़ी वगैरह न सीखी जाए। इसी तरह सरदार पटेल ने एक मौके पर जदीद निज़ाम तालीम के ताल्लुक से कहा था
कि बच्चों को शुरू से ही अजनबी जबान में इल्म हासिल करने पर मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से वह अल्फाज तो याद कर लेते हैं मगर समझते कुछ नहीं है, और जूं रटने और महज याद करने की कुव्वत बढ़ती जाती है, समझने की सलाहियत घटती जाती है। 1946 में नागपुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में खिताब के दौरान उन्होंने कहा था, आपकी यूनिवर्सिटी ने ये देखा कि अगर कुव्वत इरादी हो तो रास्ता भी मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कुव्वत इरादी का मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी और अज़्म मुसम्मम के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जब हिंदुस्तानी ज़बान को ज़रिए तालीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो आप देखेंगे कि तलबा का बहुत सा वक्त बचेगा और उनकी कुव्वत फ़हम में इजाफा होगा और उनका ज़हन तेज होगा। यह एक हकीकत है कि मादरी ज़बान में सीखी जाने वाली चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहती है। हम पूरी दुनिया की ज़बानें सीखें मगर अपनी मादरी ज़बान को कभी ना भूलें। इसके बगैर इंसान कटी पतंग की तरह हो जाता है और किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो पाता। हमारे मुल्क में तहजीबी व लिसानी तनव्वु पाया जाता है और यही अनेकता में एकता है। हमारे मुल्क में 22 मंजूर शुदा ज़बानें हैं और जब ये सारी ज़बानें मिलती हैं तो पूरा मुल्क मुत्तहिद हो जाता है। भारत सरकार ने मुख्तलिफ ज़बानों के अलग अलग इदारे बनाए हैं ताकि इन ज़बानों को फ़रोग दिया जाए, और ये इदारे इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान भी भारत सरकार के ज़ेर सरपरस्ती सरगर्म अमल इदारा है जो उर्दू ज़बान के नश्र व अशात और इसकी तरक्की के लिए काम करता है। इसकी स्कीमें और प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलते हैं, जिनका बुनियादी मकसद यह है कि इस ज़बान के इल्मी व अदबी ज़ख़ीरे में इजाफा करने के साथ इसका दायरा वसी किया जाए। भारत सरकार ने मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए एक तारीख़ी इक़दाम किया है। तवील अरसे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में तैयार की गई जामे और मुफीद पॉलिसी में 8वीं शेड्यूल में दर्ज तमाम ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़मानत दी गई है, जिनमें उर्दू भी शामिल है। इस पॉलिसी में मादरी ज़बान के फ़रोग़ और तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है। हिंदुस्तान का हर तालिब इल्म 5वीं क्लास तक लाज़मी और 8वीं क्लास तक इख्तियारी तौर पर मादरी ज़बान में तालीम हासिल कर पाएगा। इसके अलावा किसी भी तालीमी सतह पर अपनी मादरी ज़बान को एक मज़मून के तौर पर वह इख्तियार कर सकता है। साथ ही इस पॉलिसी में ये तजवीज़ भी है कि तमाम रियासतों में और मरकज़ में भी तमाम ज़बानों के फ़रोग़ के लिए एकेडमियाँ कायम की जाएंगी। दरअसल वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि कोई भी तरक्की पसंद मुल्क अगर मादरी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा तो उस मुल्क का ज़वाल लाज़मी है, क्योंकि आवाज़ से शब्द बनते हैं और शब्दों से भाषा या ज़बान की तख्लीक होती है, और आवाज़ ही इस कायनात की असल और जौहर है। इसलिए तमाम ज़बानें काबिल एहतराम हैं और मोदी सरकार सभी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मादरी ज़बानों के तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जो कुछ इज़हार ख्याल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसका असर इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान में अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग इक़दाम उठाएंगे और हमारी मादरी ज़बानें महफूज होंगी हिंदुस्तान में। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम शुरका का बेहद शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर आप तमाम लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जो मदर टंग के ऊपर आपने जो इम्पोर्टेंस बताई, उसकी अहमियत बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम अपना ऑनलाइन डिस्कशन शुरू करते हैं और सुनते हैं कि हमारे स्पीकर्स आज के टॉपिक
हिंदुस्तानी माशरे के कसीर लसानी म्यूज़िक में मादरी ज़बान का इस्तेमाल के पहलुओं पे अपने ख़यालात किस तरह से इज़हार करते हैं। और हमारे साथ आज 4 स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। पहले प्रोफ़ेसर गिरीश्वर मिश्रा, एक्स वाइस चांसलर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से हैं। और हमारे दूसरे स्पीकर प्रोफ़ेसर पूनम बत्रा, जो कि एक्स डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, जो कि डेली इनकलाब के एडिटर हैं, और प्रोफ़ेसर गुलिशान हबीब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मानो, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। सो आप My सबका discipline is English. जी मैम बोलिए। My discipline is English, not education. Okay. Yeah, okay ma'am. It says Department of English, Directorate of Distance Education. जी, शुक्रिया। तो अभी हम अपना ऑनलाइन डिस्कशन शुरू करते हैं, और हर एक स्पीकर को 10 मिनट का टाइम है। आप लोग 10 मिनट ले सकते हैं। पहले हम शुरू करते हैं प्रोफ़ेसर गिरीश्वर मिश्रा से, और सर आप अपने ख़यालात पेश कर सकते हैं आज के टॉपिक में। धन्यवाद जी। सुल्ताना जी। आज की इस उर्दू काउंसिल की मीटिंग में हम लोग मातृभाषा को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं, और इस मौके पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हम अपना काम किस भाषा में करें। हम सब लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं एक परिवार में, एक समाज में, एक कम्युनिटी में, और वहां पर पहले से ही एक लैंग्वेज का वातावरण मौजूद रहता है। उसकी आवाजें वहां पर गूंजती रहती हैं, और उसकी जो साउंड्स हैं, जो ध्वनियां हैं, वो बच्चे को शुरू से ही मिलती रहती हैं। उनसे वो बहुत जल्दी ही परिचित हो जाता है, और लगभग 3 साल की उम्र होते होते 1000 शब्द उसके पास हो जाते हैं। वो लिख नहीं सकता, लेकिन वो समझ जाता है। बहुत सारे शब्दों को बोलता भी है वो। तो उसकी वोकैबुलरी भी तैयार होती है, एक भाषा भी उसको मिल जाती है, और ये सब बहुत ही स्वाभाविक ढंग से, स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो अलग से वह सीखने का जोर उतना नहीं रहता जितना कि वह सुनकर, देखकर, समझकर अपने आप को तैयार करता रहता है। तो भाषा की दुनिया में पैर रखने के लिए उसकी तैयारी अच्छी खासी घर की अपनी भाषा में हो जाती है। अब जब वो तैयार हो करके काम की दुनिया के हिस्सा बनने के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, तो बहुत सारे स्कूलों में हम एक दूसरी भाषा शुरू करते हैं जो गैर भाषा होती है। वैसे भाषा को सीखने का जो मैकेनिज्म है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो उसके पास है, वो सीख भी जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्कूल की जो लैंग्वेज है और घर की जो लैंग्वेज है, उन दोनों के बीच में फर्क है, तो शुरू के दौर में बच्चे को बड़ी मुसीबत हो जाती है वो ट्रांसफर करने में, और वो बहुत कुछ वो केवल ट्रांसलेशन में ही रह जाता है। उसका दिमाग इसी में रह जाता है कि ए फॉर एप्पल, उसको याद करे। वो एप्पल भी जानता है, सेव भी जानता है, लेकिन उस शब्द को जोड़ना, ये सब वो काफी परिश्रम, उसको काफी लेबर, काफी मेहनत उसकी चलती है। और जैसा कि अभी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अकील साहब बता रहे थे कि क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं, और जो नक्शा हमारे सामने है वो किस तरह का है। भारत में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी का नंबर इन बोली जाने वाली भाषाओं में 44वां है,
और 8वीं शेड्यूल में जो भाषाएं हैं जो काफी हद तक तरह तरह के रीजन्स में, क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उनकी स्कूलों में कितनी पहुंच है वह, और अंग्रेजी को कितना मौका मिल रहा है वह, ये सब गौर का विषय है जिस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और हम सब लोगों के जेहन में है, इनका पता भी हमको है कि ये फर्क जो है वो बना हुआ है, नौकरी में फर्क बना हुआ है, अवसर मौके जो मिलते हैं उसमें फर्क बना हुआ है। अंग्रेजी को हम ज्यादा महत्व देते हैं और ये कहीं न कहीं हमारी जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, जब 1835-36 में ये बदलाव आया, अंग्रेजी को महत्व दिया गया, तो उसके साथ अंग्रेजियत भी आई, एक नई तहजीब भी आई, नए तरह के सोचने का तरीका भी आया और उन सब ने जिस तरह से पैठ बनाई और हम अभी भी उससे उबर नहीं सके हैं। आप देखिए कि यहाँ के बच्चे काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं और बहुत सारी वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। उनमें मादा है, उनमें क्रिएटिविटी है, उनमें क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और हम अपनी पढ़ाई को, अपनी जो बहुत सारे कोर्सेज जो चला रखे हैं, उनको अगर अपनी भाषा में, जो मातृभाषा है, उसमें करते हैं तो उसको समझना, उसको अपनाना और उसका उपयोग में ले आना, ये आसान काम होगा। देखिए, कानून का क्षेत्र आप लीजिए तो कितनी गैर बराबरी है कि उस सुप्रीम कोर्ट में आप अंग्रेजी के अलावे और कोई जुबान जो है वहां पर शामिल नहीं कर सकते काम धाम में। तो कितना फर्क पड़ जाता है और कितने दिनों से यह बना हुआ है। तो ये एक दिमागी गुलामी है जो कि हमारे पास बनी हुई है। और जैसा कि अकील साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए, कि उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था और खुद अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में, बायोग्राफी में दिया है कि कितना टाइम जो है वो भाषा को सीखने में चला जाता है। खुद उन्होंने बीएचयू में इस बात को, जब शुरुआत हो रहा था वहां पे पढ़ाई लिखाई का, तो ये बताया कि भाई क्या क्या मुसीबतें खड़ी होती हैं। तो टाइम भी जाता है, मेहनत भी जाती है और उसके साथ ही साथ हम केवल एक ट्रांसलेशन वाला काम करते रहते हैं। सोचते हैं एक लैंग्वेज में, बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जो कि जरूरत है। तो ये फर्क जो होता है वो कहीं न कहीं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अरेस्ट कर देता है। समाज का विकास भी उससे प्रभावित होता है और जो इंडिविजुअल है उसका विकास भी उससे प्रभावित होता है। मेरी तो ये दरख्वास्त है कि हमको जिन जिन भाषाओं से ताल्लुक है हमारे घर में और जिन जिन भाषाओं से हमारे समाज में और तमाम सारे जो सिविल काम के, नागरिक जीवन के जो काम है, वहां पर कहीं न कहीं आपस में निकटता होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा ये निकटता होगी, डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, लोग उसमें भाग लेंगे, नहीं तो उससे भाग जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है। हम अपने दायित्वों को, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी ठीक से निभा पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम उस भाषा का उपयोग करें, उस लैंग्वेज का उपयोग करें जो हमारे समाज की है। और भाषा को हीन दृष्टि से देखना, उसके प्रति गलत तरीका अपनाना और उसे दंडित करना, बहुत सारे स्कूलों में अंग्रेजी ठीक से न बोलने पर पनिशमेंट का भी प्राविधान है। कितनी खतरनाक हालत है कि पढ़ाई में भाषा माध्यम का काम है और अंग्रेजी को नॉलेज की लैंग्वेज, लाइब्रेरी के लैंग्वेज बनाओ, आप उसको सीखो। और जरूरत तो इस बात की है कि मदर टंग से पढ़ाई शुरू करिए और
मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखने का मौका दिया जाए, ताकि बच्चा जो है आसानी से ट्रांसफर कर सके दूसरी जुबान में। और जितनी ही ज्यादा भाषाएं वो जानता है उतनी अच्छी बात है, और उसका मौका उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसकी पढ़ाई, उसके ज्ञान, उसके नॉलेज को मजबूत बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी होगा कि हम उसकी भाषा में पढ़ने का अवसर दें। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें कहा तो गया है, लेकिन उस पर अमल लाना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए जो तैयारी की जरूरत है, वो उर्दू काउंसिल और तमाम सारी जो विभिन्न भाषाओं के काउंसिल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए कमर कस के आगे बढ़ें। और जो बच्चों की अपने घर की भाषा है, उसमें कम से कम आरंभ के 5 साल बल्कि 8 साल तक की जो मटेरियल है, पढ़ने लिखने की सामग्री है, वो उपलब्ध कराएं। ये हमारा बहुत बड़ा जरूरी कदम होना चाहिए, और इसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो घर और स्कूल के बीच की जो दीवार है और इसके बीच में जो गैप है, वो भर सकेगा, और बच्चे में अपनी भाषा को लेकर के एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि उसकी भाषा कमतर नहीं है, वह कम महत्व की नहीं है। तो मातृभाषा जो है वो हमको सशक्त बनाती है, हमको एम्पावर करती है, और हमको अपनी अभिव्यक्ति का मौका देती है, हमारी क्रिएटिविटी को भी मजबूत करती है। इस मौके पर हमारे बीच में अंग्रेजी के और शिक्षा शास्त्र के विद्वान भी यहाँ पे मौजूद हैं, अखबार से जुड़े हुए भी मौजूद हैं, और मैं आशा करता हूँ कि उनकी चर्चा से कुछ रास्ते बनेंगे और हमारी समझ और अच्छी होगी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस चर्चा से कुछ हम ऐसे निर्णयों की ओर आगे बढ़ेंगे जो भाषा के लिए, समाज के लिए और इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं। आपने हमको मौका दिया कि मैं कुछ बातें आपके सामने रख सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद गिरीश्वर सर। आपके कुछ पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वाजिब है आज के डिस्कशन के लिए। जैसे कि आपने जो स्कूल और काम की दुनिया का ये जो गैप है और उसको कैसे हम लोग ब्रिज करेंगे, उसकी बात जो आपने की, वो एक बहुत ही वाजिब पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक जो मुझे आपका पॉइंट जो बहुत बेहद पसंद आया, वो है आप कैसे लैंग्वेजेस की निकटता और डेमोक्रेसी को आपने लैंग्वेजेस के साथ में जोड़ा है। तो इन पॉइंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाषा जैसे कि एक माध्यम है और कैसे लोगों को एम्पावर करता है, सब पॉइंट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने दूसरे स्पीकर प्रोफेसर पूनम बत्रा मैम को इनवाइट करूंगी और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज अपने ख्याल रखें आज के थीम पे। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑर्गेनाइजर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आज खास करके इस दिवस पे और इतने अहम मुद्दे पे बात करने के लिए, जो कि हमारे हिंदुस्तानी समाज में हमेशा एक मुद्दा बना रहा है, पर इस पे कोई क्लैरिटी, एक तरह से जो नीति के लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए और जिस तरह से उस पे अमल करना चाहिए, उस पे कभी भी एक गहराई से चर्चा नहीं हो पाई। और इसी वजह से ये एक ऐसी बात बन के रह गई कि कहने को तो सब कहते हैं कि मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए, खास करके छोटे बच्चों से जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन होता कुछ और है। और दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कहने को कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, इसलिए वो इंग्लिश मीडियम सेक्शन में हो जाते हैं, लेकिन जब पढ़ाने लगते हैं तो कई बार हिंदी में, नॉर्थ इंडिया की बात करें, हिंदी में बोलने की जरूरत पड़ती है और उसी से
एक जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनती है। और ये बात देखने को कई बार मिलती है कि हमारे पीएचडी के छात्र भी अपनी भाषा, अंग्रेजी के अलावा अपनी भाषा में भी उतने सक्षम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके ख्यालात, उनके विचार, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति में बहुत सी बाधाएं आती हैं, क्योंकि भाषा और सोच का बहुत गहरा संबंध है। कई विद्वान तो ये भी कह गए कि एक्चुअली सोच जो है वो कुछ उम्र के बाद भाषा से बनती है, और बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें तो सोच शायद पहले आती है। ये हमेशा एक चिकन और एग का सवाल रहता है, लेकिन कुछ उम्र हो जाती है जब भाषा आपको एक तरफे सोचने पे एक डायरेक्शन देती है। अब मैं ये जो विविधता है भाषा की, उसको तो आपने बहुत बखूबी से कहा डॉक्टर अहमद ने, और ये बात गिरीश्वर मिश्रा जी ने भी रखी, तो इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगी, केवल इतना जरूर कहूंगी कि ये जो विविधता है उसमें भी एक डायनामिक्स है। मुझे मालूम नहीं उसको हम किस तरह से हिंदी में व्यक्त करेंगे या उर्दू भाषा में या हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी एक्चुअली भाषा थी जो गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनानी चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बहुत लंबी चर्चाएं हुई थी, लेकिन हमने गांधी जी की बात नहीं मानी और हमने हिंदी को अपनाया। पर दुखद बात यह है कि जिस तरह के इंग्लिश का इंपीरियलिज्म बना था, उस तरह से हम हिंदी का भी एक इंपीरियलिज्म बना रहे हैं, और मुझे उस बात का बहुत खेद है, क्योंकि हमें जो विविधता है उस पे बार बार सोचना चाहिए कि हम किसी भी भाषा को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इतना बढ़िया देश हमारा जिसमें इतनी विविधता है, और ये जाहिर है कि केवल एक शेड्यूल में 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली, लेकिन 104 ऐसी भाषाएं जो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती हैं, एडल्ट लिटरेसी के लिए यूज होती है, या 87 भाषाएं ऐसी हैं जो प्रिंट मीडिया के लिए यूज होती है। तो विविधता का तो अनंत है मतलब, और उसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो बात मैं कहना चाह रही थी वो ये कि जो भाषा और उनके इस्तेमाल करने वाले लोग, इसका जो एक डायनामिक होता है, जो भाषा मैं इस्तेमाल करती हूँ और जिस भाषा का मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका जो डायनामिक होता है वो भाषा का इस्तेमाल को परिभाषित करता है एक तरह से। और यही हमारी खूबी है जो कई और देशों से हमें अलग करती है, क्योंकि कई बार जो मोनोलिंगुअल देश है, एक तरह से एक ही भाषा बोलने वाले, उन्होंने तो यहाँ तक थ्योरीज भी गढ़ दी थी कि भाई मोनोलिंगुअल जो बात, एक भाषा में एक भाषाई लोग जो होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा अच्छा होता है। ये भी एक थ्योरी रही है लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च में, और इसको नकारा गया है, और इस बात को अब बहुत अच्छे ढंग से स्कॉलरशिप राइटिंग्स में दिखाया गया है रिसर्च से कि एक्चुअली जो ज्यादा भाषा बोलते हैं, जो बहुभाषाई होते हैं, उनका शायद कॉग्निटिव लेवल कहीं ज्यादा होता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो हमारे समाज की वास्तविकता है, लेकिन हमारे स्कूलों की वास्तविकता नहीं है। हमारे समाज में ये बहुत सहज सी बात है कि एक बच्चा, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे कर्नाटका में रहे, चाहे वो कश्मीर में रहे और चाहे वो बिहार में रहे, वो एक नहीं 2 भाषाएं तो कम से कम बोलते हैं बच्चे, और कई तो ज्यादा भी बोलते हैं। और इसमें मैं ये भी मानूंगी कि इंग्लिश, चाहे अंग्रेज अपनी टांग छोड़ गए, केवल भाषा नहीं, उसकी संस्कृति, एक कॉलोनियल इम्पैक्ट हुआ जो प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा ने उस पे इंगित किया, पर आज की तारीख में इंग्लिश भी हमारी एक जबान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है, पर ये कतई नहीं कहना है कि उसकी ही अहमियत बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि
हमारी अपनी भाषाओं की जो अहमियत है, और खास करके जो आज का टॉपिक है मदर टंग, कि मातृभाषा की क्या अहमियत है, मैं अब उस पे आना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जिस भाषा में उन्हें पढ़ाया जाता है, यहाँ मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगी भाषा पढ़ाना और भाषा को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना, वो बहुत अहम डिस्टिंक्शन होता है। भाषा पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, आप एक 5 साल के बच्चे को भी 5 भाषाएं पढ़ा सकते हैं। डेविड हॉसबरा का ये स्कूल जो कि बैंगलोर के पास होता था, नील बाग, जो अभी भी चल रहा है, उन्होंने तो ये करके दिखाया था कि बच्चे 5 भाषाएं, जिसमें इंग्लिश भी थी, संस्कृत भी थी, तेलुगु भी थी, कन्नड़ा भी थी, बच्चे आराम से पढ़ते और समझते हैं। लेकिन हमारी स्कूली शिक्षा में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हमें इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि हमारे समाज में कितनी भयंकर गैर बराबरी है, और हमें ये समझना है कि भाषा किस तरह से और जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं स्कूलों में, वो इस गैर बराबरी को कायम रखते हैं, और जो एसिमेट्री है एक पावर रिलेशनशिप की, उसको कायम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, आदिवासी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनकी अपनी आइडेंटिटीज तक एक्सेप्ट नहीं होती हैं स्कूली परिवेश में, और उनकी भाषाओं को हमेशा ऐसे देखा जाता है कि ठीक है ये आपकी मातृभाषा है, लेकिन आपको धीरे धीरे स्टैंडर्ड भाषा तक आना है। तो माने एक जो हमारी पॉलिसी और स्कूली शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रैक्टिस है, वो दोनों ही इस तरफ फोकस करता है कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम भाषा में लेके आए। तो विविधता को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विविधता को कायम रखने का काम नहीं करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि वो भाषाएं बदल जाएं और बच्चा हिंदी बोलना सीखे या जो भी और भाषा हम चाहते हैं। हमारे देश में जो एक मल्टीलिंगुअलिज्म है, जिसकी आपने खूबसूरती से अपने टॉपिक में उसकी बात रखी है, मुझे लगता है मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें एक ऐसा प्रोसेस नहीं देखना है जिसमें हम माइनॉरिटी लैंग्वेजेस या ट्राइबल लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में लेके आए। हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखना है, जिसमें हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इस बहुभाषी समाज को कायम रख सके, इन सब भाषाओं को कायम रख सके, और हमारी जो सोसाइटी, हमारी समाज का जो ये कैरेक्टर है, उसको हम प्रमोट कर सके, उस विविधता को हम प्रमोट कर सके। मुझे लगता है ये होना चाहिए मल्टीलिंग्विज्म का एक फ्रेमवर्क, जो कि हमारे स्कूली या फॉर्मल एजुकेशन का ही फ्रेमवर्क नहीं है। पर जब हम मातृभाषा में नहीं पढ़ाते हैं, जब हम फेल होते हैं कि हम बच्चों को मातृभाषा में ना पढ़ाएं, और खास करके एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम एक तरह की गैर बराबरी कर रहे हैं। इसको मैं इनइक्वालिटी मानती हूँ। मैं मानती हूँ सिर्फ ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है कि हम करना मुश्किल है, टीचर्स नहीं मिलते, बच्चे कितनी सारे अलग भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये जो फेलियर टू टीच इन मदर टंग इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। आई फील कि हम गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि खास करके जब बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से आते हैं तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की परिभाषा केवल लर्निंग आउटकम्स नहीं है जो हमारी NEP 2020 कहती है। क्वालिटी एजुकेशन की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल मेरी समझ से होता है। बहुत सारी ऐसी एम्पेरिकल स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और उससे पढ़ना सीखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का ज्ञान लेते हैं स्कूल में, तो ऐसे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छी पेस पे चलता है।
लेकिन जो ये नहीं करते हैं, जो अपनी भाषा में नहीं सीख पाते हैं और उन्हें एक एलियन भाषा, चाहे वो कॉलोनियल के टाइम में इंग्लिश एक एलियन भाषा थी जो थोपी गई, और आज हम एक मानक भाषा के रूप में थोपते हैं, चाहे वो कोई रीजनल भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई भी हो। उससे ये साफ निकलता है कि जो मातृभाषा में पढ़ाने के बेनिफिट्स हैं, और ये स्टडीज ट्राइबल कम्युनिटीज में हुई हैं, जो दिखाती हैं कि बच्चों को कम से कम 2-3 साल लगते हैं कि वो टीचर्स की भाषा को समझ सके। तब तक बहुत लंबा समय गुजर जाता है, और उस लंबे समय में जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है वो गायब हो जाता है, और इसलिए बच्चे हमेशा पिछड़े पिछड़े रह जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स ठीक नहीं है, पिज्जा में बच्चा अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें, हम कभी इस तरफ ध्यान नहीं करते हैं कि भाषा एक जरूरी कारण हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे हिंदुस्तान में मातृभाषा में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए शायद रिजर्वेशन भी, जैसे SC/ST का रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्वेशन भी उतना काम नहीं आ पाता, क्योंकि बचपन में हमने उनकी नींव को बहुत ढीला, बहुत लूज रखा है, और वो कभी भी उस सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी भाषा के जरिए बहुत सारी पेचीदे कॉन्सेप्ट्स, जो पेचीदी अवधारणाएं हैं, उनको समझने सोचने का मौका उन्हें मिले। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि बच्चे जो अपनी भाषा में नहीं पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, क्योंकि स्कूल उन्हें मौका नहीं देते हैं, ऐसे बच्चे एक तरह से स्लो तरीके से पढ़ते हैं, और उन पे जो बर्डन होता है, वो जैसे यशपाल कमेटी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि वो बर्डन ऑफ नॉन कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये नहीं कि किताबों के वजन का बर्डन है, पर बर्डन ऑफ नॉन कॉम्प्रिहेंशन, वो जब मीनिंग ही नहीं बना पा रहे, जब समझ ही नहीं बना पा रहे, तो उसी का बर्डन बच्चे पे रहता है हायर एजुकेशन तक। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हालांकि जो अमर्त्य सेन ने बात कही, मैं उससे जोड़ना चाहूंगी, जिसे वो कहते हैं कैपेबिलिटी डिप्रिवेशन, कि एक्चुअली पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो केवल एक इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं है कि इनकम नहीं है इसलिए गरीब है, पर जो गरीब बच्चे होते हैं जब वो स्कूलों में जाते हैं, उन्हें और तरह की बहुत सारी इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। गरीब होने का मतलब है कि आपके कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में भी बाधाएं आती हैं। केवल ये नहीं कि आप स्कूल नहीं पहुंच सकते, पर स्कूल के अंदर भी आपसे गैर बराबरी के बर्ताव किए जाते हैं, और जिसमें भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है गैर बराबरी के बर्ताव में। तो इसलिए एक कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन जो बच्चों को मिलता है, क्योंकि वो अलग भाषाओं से आते हैं, उसकी वजह से ये बच्चे कभी भी पनप नहीं पाते, और उसकी वजह से या तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और या वो अपनी पूरी तालीम को अच्छे ढंग से उसको पैना नहीं बना सकते हैं। इसमें दूसरी बात जो मैं कहती हूँ बहुत अहम है, वो ये कि एक भाषा कोई भी हो, और इतनी विविधता में कई भाषाओं में हम ये कह सकते हैं कि हर भाषा एक कल्चर से जुड़ी है, हर भाषा एक आइडेंटिटी से जुड़ी है, और जब हम उस भाषा का ही एक दर्जा बच्चे से अलग कर देते हैं, उसकी तालीम से अलग कर देते हैं, तो हम उस बच्चे की आइडेंटिटी, उसकी कल्चर को भी नकारते हैं। और ये नकारने से जो एक मदर टंग में तालीम ना देना, आप सोचिए इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मैं कहने का ये मतलब है, केवल कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे नहीं पिछड़ जाते, पर कौमें पिछड़ जाती हैं, कौमों को इसका भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर्स को नकारा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जैसे वो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, और वो फिर हाशिएकरण पे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक मदर टंग, एक मातृभाषा एक एनेबलिंग फैक्टर होता है, जो कि एक गुणवत्ता की शिक्षा का जरिया बनती है,
जब तक हम ये नहीं करेंगे, गुणवत्ता की शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे सभी बच्चों को। अगर मातृभाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनती है तो उसके बहुत फायदे हैं बच्चों के लिए, साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्योंकि इसके बिना एक्चुअली सब्जुगेशन का ज्यादा डर रहता है। और मैं आखिरी में ये बात कहूंगी कि जो मदर टंग की जो अहमियत है वो हमको पॉलिसी लेवल पे बहुत गंभीरता से लेनी होगी। हालांकि NEP 2020 इस बात पे जोर देती है कि मदर टंग से शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब क्या है? हम मदर टंग किसे कहेंगे? हमारे जब बच्चे घर में 2-2 भाषाएं बोलते हैं तो हम किसको मदर टंग सोचेंगे? ये भी थोड़ा सा एक मसला हो जाता है पेडागॉग्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, और हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम इसको क्रियान्वयन करें। इसके लिए एक डिसेंट्रलाइज तरीका लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाने का होना चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज पॉलिसी जिस तरह की उम्मीद NEP 2020 करती है और करिकुलम तक को होमोजेनाइज करने की बात करती है, वो हमारी इस एम, जो हमारा मातृभाषा का एम हम आज डिस्कस करें, उससे भी हमें कहीं दूर ले जाएगी। तो हमें उस पे थोड़ा ध्यान देना है। और आखिरी बात ये कि क्योंकि भाषा आइडेंटिटी से जुड़ी है, कल्चर से जुड़ी है और मातृभाषा का बहुत अहमियत है इस विषय में, मुझे लगता है जब तक हम अपने शिक्षकों को एक ऐसा प्रशिक्षण ना दे जिसमें वो सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड पावर, इस तरह के डायमेंशंस पे बात ना करें, समझें, गहराई से थियोरेटिकल अध्ययन करें, प्रैक्टिकल अध्ययन करें, तभी वो अच्छे भाषाई शिक्षक भी बन सकते हैं, या अच्छे शिक्षक जो कि एक भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह देख के काम को आगे बढ़ाएं। हमारे टीचर्स को एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की समझ बनाने के लिए ही हम एक मातृभाषा को उसका दर्जा, उसकी जगह जो एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में होनी चाहिए, हम दे पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगी, मैं CIE से हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं डीन कभी नहीं रही, तो ये करेक्शन मुझे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Shukriya, Professor Poonam Batra ji. Sorry about that because That's okay. मेरे पास जो invitation मिला था, I think I received it that way, but definitely Kalimullah sir will make note of that for future. Ma'am, thank you so much for your talk. आपके जो points हैं, I think आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जो कि I think बहुत ही important हैं, and it's imperative for all of us to have a look at these questions. जैसे कि आपने language imperialism की आप बात कर रही थी, प्रोफेसर मिश्रा सर डेमोक्रेसी और लैंग्वेज को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लैंग्वेज इंपीरियलिज्म की बात कर रही हैं, और आपका एक पॉइंट, इनफैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जो मैं ऑडियंस तक रखना चाहूंगी वो ये है कि आप कैसे मदर टंग या अपनी जो मातृ ज़बान है उसको कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जोड़ रही हैं, और इसी का एक इफेक्ट जो होता है, इसी का जो असर होता है वो एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, शाहिद लतीफ़ साहब, जो कि डेली इनकलाब के एडिटर हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करिए। शाहिद लतीफ़ जी। जी सर, आप अनम्यूट करिए। बहुत शुक्रिया साजिदा साहिबा। मैं आज की महफिल के तमाम शुरका, ख़ासतौर पे डॉक्टर अकील साहब, पूनम साहिबा, जोईश्वर साहब और दी गुलफशा साहिबा, NCPL के ओहदेदारान, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक ऐसे मौजू पर हम सबको यकजा किया जिस पर
गौर-व-ख़ौज़ की और जिसको बहुत संजीदगी से समझने की और बरतने की ज़रूरत है। आज आलमी यौम मादरी ज़बान है और ख़ास तौर पे इस मौके पर साल भर में आप किसी भी दिन अगर मान लीजिए इस जलसे को मुनक़्क़िद करते, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी आज ख़ास दिन पर इसको मुनक़्क़िद करने की है। तो मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इस मौज़ू पर अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जोश मलियाबादी हमारे उर्दू के बहुत अज़ीम शायर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो शख़्स आगोश मादर में आदमी नहीं बन सका, जो शख़्स माँ की गोद में आदमी नहीं बन सका, वो ज़िंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। इस कौल से इस्तिफ़ादा करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने आगोश मादर में मादरी ज़बान से मोहब्बत नहीं सीखी, वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं कर पाएगा सही तरीके से, वो अपनी माँ की गोद का हक़ भी अदा नहीं कर सकेगा। तो ये वो चीज़ है मादरी ज़बान माँ से आती है, घर के माहौल से आती है और ये इंसान की बेसिक्स में होती है, उसकी बुनियादों में होती है। शख्सियत यहाँ से परवान चढ़ती है, चुनांचे ये जो है वो जड़ है, ये ज़मीन है और अगर यहाँ पर उसकी परवरिश सही ढंग से की गई और न सिर्फ ये कि ज़बान सिखा दी गई जो कि बच्चा माहौल से सीख लेता है, बल्कि ज़बान से मोहब्बत सिखाई गई, ज़बान की खूबसूरतियाँ उसको बताई गई, ज़बान के दीगर पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तरबियत का हिस्सा है और ये चीज़ जो है वो किसी भी बच्चे को, तालिब इल्म को बहुत दूर तक ले जा सकती है। वो खुद, उसे फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है वो अपनी ज़बान की, अपनी मादरी ज़बान की ये चीज़ पढ़िए, आपकी मादरी ज़बान में क्या-क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए, इसमें कितने अदीब गुज़रे, कितने शायर गुज़रे, कितने दानिश्वर गुज़रे और इसमें कैसी-कैसी किताबें लिखी गई, ये सब फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक वक़्त ऐसा आएगा 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद जब वो बच्चा अपने लड़कपन के दौर में बहुत सारे लोगों से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेगा, अपना बहुत सारा लिटरेचर पढ़ सकेगा। तो ये तड़प और ये लगन हम जो है वो बच्चों में उनके बचपन के दौर में जब वो घर में तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, तभी पैदा कर सकते हैं। अब देखिए ये खला जो है, ये खाना बहुत खाली जा रहा है। आपने, ग्रीश्वर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही एकेडमिक्स के लेवल पर, तदरीस और शिक्षा और पढ़ाई की सतह पर। पूनम साहिबा ने भी बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उससे पहले मैं जाती तौर पे महसूस करता हूँ कि ये मोहब्बत पैदा करना, ये तड़प पैदा करना, ये लगन पैदा करना, ये हमारे समाज का, हमारे वालिदैन का, पेरेंट्स का काम है, घर के बड़ों का काम है कि बच्चे मादरी ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएं और मादरी ज़बान के महासिन, उसकी खूबियाँ, उसका बहुत ही उसका कल्चर से ताल्लुक, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स, उसमें लिखी हुई किताबें, ये उसका अदब, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे तक पहुँचा दी जाएं अगर, तो मैं समझता हूँ कि वो जो मोहब्बत पैदा हो गई, जैसे माँ से मोहब्बत सिखाई नहीं जाती है ना, जैसे घर की चीज़ों से, अपने कल्चर से, अपने रहन सहन से, अपने घर के दरो दीवार से मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, अस खुद पैदा होती है। बिल्कुल उसी तरह से मादरी ज़बान से मोहब्बत भी बचपन में ही पैदा हो जानी चाहिए, जो कि पैदा हो जाती थी लेकिन अब नहीं हो रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे घरों का माहौल ही खराब हो चुका है। हमने अपने घरों के माहौल में उन सकाफती उमूर को, लिसानी उमूर को, ये सारी चीज़ों की जो अहमियत हुआ करती थी, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात है कि शाम के वक्त, रात के वक्त जब बच्चे खेल कूद से फारिग हो चुके होते थे, रात का खाना खा चुके होते थे, तब नानियां दादियां जो है वो बच्चों को घर के समेट कर उनको कहानियां सुनाती थी। आज कहाँ कहानियां सुनाई जा रही है? उस कहानी में मादरी ज़बान भी होती थी, मादरी ज़बान से जुड़े हुए सकाफती उमूर भी हुआ करते थे। तो ये माहौल ही खत्म हो गया। अब जब ये माहौल खत्म हो गया और दिन भर बच्चा जो है वो 2 ज़बानें सुन रहा है, एक तो उसकी मादरी ज़बान सुन रहा है और अंग्रेजी सुन रहा है। अंग्रेजी के बहुत सारे अल्फाज हमारी कम पढ़ी लिखी माएँ भी बच्चों तक पहुंचा देती है। तो बच्चा जो है वो बचपन ही में थोड़ा सा एक तरह से कंफ्यूज हो रहा है कि उसके सामने मादरी ज़बान के अल्फाज है, उसके सामने अंग्रेजी ज़बान के अल्फाज है। उसे ये नहीं पता है कि ये मेरी मादरी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है। चुनांचे वो दोनों अल्फाज उसके ज़हन में नक्श होते रहते हैं, महफूज होते रहते हैं। तो एक तरह का कंफ्यूजन यहीं से पैदा होने लगता है।
फिर बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको अपनी हिंदी, अपनी उर्दू, अपनी डोगरी, अपनी कश्मीरी भी अपनी ही लगती है और अंग्रेजी भी अपनी ही लगती है। तो ये चीज, ये बिगाड़ जो है ये बचपन से पैदा हो रहा है, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि तालीम की सतह पर जो जैसा आप लोगों ने कहा कि मादरी जबान पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जा रही है जितनी की जानी चाहिए। और वहां पर भी एक ऐसा हमारा जो निजाम है तालीमी, उसमें यह है कि जबानदानी, चाहे वो हिंदी जबानदानी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे गुजराती हो, चाहे और दूसरी जबान हो, उनका एक निसाब, उनका एक पोर्शन, उनका एक सिलेबस हर साल जो है वो बच्चों के पास दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है। और असातिज़ा भी जो है वो बच्चों को वही किताब पढ़ाते हैं, लोक भारती के, उसमें जो है वो 10 असबाक है, उसमें जो है वो 4 पोएम्स है, उसमें थोड़ा सा ग्रामर है। ये हमारा सिलेबस है और उसी पर इन्हिसार होता है। सिलेबस से हट के कोई बात हमारे स्टूडेंट्स को बताई नहीं जाती। ये सिस्टम का कसूर है। और ये मतलब इसके लिए ना तो तलबा जिम्मेदार है, नहीं असातिज़ा जिम्मेदार है, नहीं और कोई जिम्मेदार है। हमने गालिबन जो है वो उसको जबान की तदरीस जैसे होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, उन उमूर पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हम उस खुशकिस्मत मुल्क का हिस्सा हैं और खुद भी उतने ज्यादा खुशकिस्मत है जहां पे लिसानी तनव्वु भरपूर है। लिसानी तनव्वु इतना ज्यादा है कि मैं नहीं समझता किसी और मुल्क में इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जबानें, इतनी सारी बोलियां बोली जाती हो। आप जो है वो 100 किलोमीटर भी शायद बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही आप देखेंगे कि जबान बदल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मौसम बदलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे खान पान बदलते हैं, है ना। तो ये जो है वो हमारी डाइवर्सिटी है, जो लिसानी सतह पर भी है, जबानों और बोली ठोलियों की सतह पर भी है, और हमारी समाजी और सकाफती सतह पर भी है। तो ये जो है वो इतनी ज्यादा हमारी खुशनसीबी है कि मैं समझता हूं कि ये खुशनसीबी भी स्कूलों में नहीं बताई जाती कि साहब आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसमें पैदा होना कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये जो है ये आपका बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ी जागीर है आपकी। तो ये फख्र का एहसास, ये अपने आप पर गर्व करने का एहसास, ये जो है ये बचपन में आ जाना चाहिए, इब्तदाई जमातों में आ जाना चाहिए। जब बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है वो तो अपने तौर पे अपने ख्यालात लेकर आगे चला जाता है। जैसे कि हमारे पास जो आपने कहा कि 22 हमारी नामजद जबानें, अधिकारित जबानें, तो ये जबानें जो है वो बच्चे को अगर कहीं सिलेबस में कहीं एक आध जुमला गुजर गया या सवाल पूछ लिया गया है तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये है, वरना आगे बहुत आगे चलकर उसे मालूम पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमारी कितनी मदर टंग्स है, 1500 से ज्यादा मातृभाषाएं जिस मुल्क में हो, उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या कहना। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि 1500 जो है वो मातृभाषा है हमारी। ये तो मतलब कुछ एकेडमिक्स और कुछ सहाफी हजरात हम जैसे लोग ही जानते हैं, उससे ज्यादा आम आदमी तो नहीं जानता। और उस पर जब वो जानता ही नहीं तो उसकी अहमियत को नहीं समझेगा, और जब उसकी अहमियत को नहीं समझेगा तो उस पर फख्र का एहसास कैसे पैदा होगा कि साहब मैं कितना खुशकिस्मत, कितना धनी, कितना धनवान हूँ, कितना मालदार हूँ, कितना अमीर हूँ कि साहब मेरे मुल्क ने, इस सरजमीन ने मुझे इतनी सारी जबानें दी है। और इतनी सारी जबानें दी हैं मतलब इतनी सारी तहजीबें, सकाफतें दी हैं। आप जो है वो इतनी सकाफतों के ताल्लुक से अपने आप को रिच महसूस करेंगे, तब जाके उन चीजों से मोहब्बत पैदा होगी। हम जो है वो जबानों के ताल्लुक से, ये मेरी जबान, ये तुम्हारी जबान, या जबानों के ताल्लुक से जो है वो फिर तासुब पैदा हो जाता है। ये सब महज इसलिए पैदा हो रहा है कि हमने अपनी इस बड़े वर्षे को, इस बड़ी लिगेसी को महसूस ही नहीं किया। ये इतनी बड़ी जायदाद है, उसको महसूस नहीं किया, उस पर फख्र नहीं किया। तो ये सारी बातें पैदा हो रही है। एक चीज और भी है यहाँ पर, जैसे हमारे पेशरों मुकर्रिरीन ने इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ एक अंग्रेजी से लगाव या कॉलोनियल माइंडसेट की बात की। ये बिल्कुल है, बहुत बहुत दुरुस्त आपका तज्जिया कि हम गैर महसूस तरीके पर वो कॉलोनियल माइंडसेट लिए हुए हैं। ये एक बात है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि अंग्रेजी को बाकायदा मुसल्लत करने की, लागू करने की, नाफिज करने की, या अंग्रेजी से मोहब्बत
ये सारी चीजें जो है वो एक प्रोपेगेंडे के तौर पर पूरी दुनिया में चल रही है, और आज से नहीं बरसों से चल रही है। चुनाचे जो है वो अब घरों में, यानी इतने पूरी दुनिया के मंजरनामे से, उसके नक्शे से हटकर उसको नैरो डाउन करके आप एक घर की सतह पर आइए। घर में जो है वो किसी ने समझाया नहीं कि आपको जो है वो अंग्रेजी से मोहब्बत करनी चाहिए, या अंग्रेजी पुरकशिश है, अंग्रेजी एक फैशन है। तो वो साहब अज खुद आ रहा है, खुद ब खुद वो फीलिंग पैदा हो रही है, एक बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा, या एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देखकर। तो ये जो है वो उस आलमी माहौल में बसे हुए प्रोपेगेंडे का नतीजा है, जिस प्रोपेगेंडे के जरिए एक एक जहन तक ये बात पहुंचाई जाती है कि ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी जदीद जबान है, अंग्रेजी मॉडर्न जबान है, अंग्रेजी की वोकेबलरी बहुत ज्यादा है, सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अंग्रेजी में हो रही है, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने केमिकल्स के नाम अंग्रेजी में रखती हैं, और अंग्रेजी के जरिए तरक्की है। अंग्रेजी में आप जो है वो आगे बढ़कर बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये चीज जो है वो पूरे एक प्रोपेगेंडे के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंची है, और उस प्रोपेगेंडे को बहुत बड़ा सहारा मिल गया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, कि जितनी भी तरक्कियात हो रही हैं उन तरक्कियात का जब भी कोई नाम रखना होता है तो वो नाम अंग्रेजी में होता है। चुनाचे रेफ्रिजरेटर बना तो रेफ्रिजरेटर हो गया, अब वो रेफ्रिजरेटर को आप ट्रांसलेट करते रहिए पूरी दुनिया की जबानों में, लेकिन उसकी मखसूस उसका मुस्तकिल नाम तो रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के जरिए हम लोगों तक पहुंचे, और वो सब अंग्रेजी में पहुंचे। इसी तरह से ये जो माइंडसेट बन रहा है, एक कॉलोनियल माइंडसेट पहले से मौजूद है, उस कॉलोनियल माइंडसेट को स्ट्रेंथन करता है ये एक जबान के ताल्लुक से जो ऑरा पैदा किया गया कि अंग्रेजी में आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अंग्रेजी जो है वो फ्यूचर की जबान है, अंग्रेजी ग्लोबल जबान है, अंग्रेजी बेशक ग्लोबल जबान है, और अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अंग्रेजी का अदब बहुत बड़ा, बहुत वसी है उसका साहित्य, और अंग्रेजी जो है वो बहुत बड़ी जबान है, उससे मोहब्बत भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन अपनी जबान की कीमत पर नहीं। अपनी जबान यानी अपनी जबानों की कीमत पर नहीं। हमको जिस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, उसी तरह से मैं जाती तौर पे महसूस करता हूं कि हिंदी में मेरी महारत जो है वो उर्दू की महारत के बराबर हो जानी चाहिए। मैं ये भी महसूस करता हूं कि मेरी दीगर जबानों की थोड़ी शुद्धबुद्ध मुझे आ जाए। अगर मैं तमिलनाडु में जाऊं तो तमिल जबान मुझे इतनी आती हो कि मैं वहां पर जो है वो अपने सरोकार पूरे कर सकूं, या उसका अदब थोड़ा बहुत पढ़ सकूं। ये हम लोगों में नहीं आ पाता, और ये जो मैंने बताया कि प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो हम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है, और गैर महसूस तरीके पर हम इसको अपना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे जबान का स्कूल जो है वो बहुत ही शिकस्ता है, और अंग्रेजी का स्कूल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। फिर उर्दू या हिंदी या दीगर जबानों में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गरीब खानदानों के बच्चे हैं, और यहाँ पर पढ़ने वाले, अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो मालदार घरानों के, उनके बच्चों को कार छोड़ने के लिए आती है। ये सारी चीजें जो है वो समाज में एक अट्रैक्शन के तौर पे फैलती चली जाती है, और हम चाहते हुए ना चाहते हुए अंग्रेजी से ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। कि हम लोगों ने नहीं किया, हमारी नस्ल बहुत खुशनसीब थी, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है वो हर तरीके से देख रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, इसलिए कि अंग्रेजी की ग्लोबल आउटरीच है, और वो आउटरीच में उसका अट्रैक्शन भी पहुंच रहा है। चुनाचे हमने देखा कि दीगर मुल्कों में भी, जिन मुल्कों को अपनी मादरी जबानों पर, अपनी कौमी जबानों पर बहुत ज्यादा फख्र था, और जो अपनी जबानों को बचा रखने की कोशिश में इस हद तक मसरूफ थे कि वो एक छोटी सी खिड़की भी अंग्रेजी के लिए खोलना नहीं चाहते थे, उन जबानों में वो नस्ल पैदा हो गई है जो ये समझती है कि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर उनकी अपनी जबान में नहीं है बल्कि अंग्रेजी में। तो ये बहुत बदबख्ताना बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम जो है वो एक जबान के इतने ज्यादा असीर होते जा रहे हैं। गुलाम तो थे, अब जो है वो हमारी गुलामी एक नई शक्ल में पैदा हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और अंग्रेजी में महारत भी हासिल करना चाहिए। अपने घरों में इस बात की तबलीग करनी चाहिए कि अंग्रेजी सीखिए, और अच्छी अंग्रेजी सीखिए।
अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये सब अपनी जबानों की कीमत पर नहीं हो सकता। अब मैं जिस प्रोपेगेंडे की बात कर रहा था, या जिस मुनज्जम तरीके से अंग्रेजी को फरोग देने की कोशिश आलमी सतह पर राइज है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूं आपको कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि उर्दू में कितने अल्फाज हैं, उर्दू की वोकेबलरी, उसका जखीरा अल्फाज कितना बड़ा है, तो शायद मैं किसी लुगत पर का पेशलफ्ज पढ़ूंगा कि उसमें कितने अल्फाज हैं। जैसे फेरोजुल लुगात में देखूंगा, उसमें 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा अल्फाज है, और किसी दूसरी लुगत के जरिए मैं जानना चाहूंगा कितने अल्फाज है। हिंदी में या हमारी कन्नड़ भाषा में या गुजराती में या तमिल में हमको सोचना पड़ेगा कि कितने अल्फाज हैं हमारी वोकेबलरी का हिस्सा। लेकिन आप अंग्रेजी के बारे में जानना चाहें तो 1 सेकंड में अगर आप सही वर्ड टाइप कर दे गूगल में, तो आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजी के कितने अल्फाज है ना। ये हम वो लोग इतने मुनज्जम है, मैं ये नहीं कहता कि हम गैर मुनज्जम है, बल्कि वो बहुत ज्यादा मुनज्जम है। वो एक मिशनरी काम कर रही है, मुमालिक काम कर रहे हैं, इख्तिदार काम कर रहा है, पैसा काम कर रहा है। चुनांचे आपको मालूम पड़ जाएगा 2 सेकंड में कि अंग्रेजी के कितने अल्फाज हैं। फिर उसके बाद एक मिशनरी जो है वो बाकायदा आपको ये बताती है कि इस साल अंग्रेजी जबान में इतने सारे अल्फाज दाखिल किए गए, आज खुद कॉइन किए गए, या साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए वो चीजें उनमें आ रही है, या उन्होंने दीगर जबानों से वो अल्फाज अपने अंदर ले लिए और उसको अंग्रेजी का हिस्सा मान लिया। जैसे बंदोबस्त लफ्ज है, बंदोबस्त आ रहा है फारसी से, उर्दू में मुस्तमिल हुआ, हिंदी में इस्तेमाल होने लगा, और फिर उसके बाद में अंग्रेजी ने बाकायदा उसको डिक्लेयर किया कि बंदोबस्त जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज हुआ, अंग्रेजी ने कबूल किया। तो इतने मुनज्जम तरीके से ये काम हो रहा है। अब इसका मुकाबला आप बहुत ही गैर मुनज्जम तरीके से कि भाई हम जो है वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम अपनी जबान की स्कूलों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, अपने असातिज़ा जो शिक्षक है हमारे यहाँ उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे, तो शायद ये कोशिश बहुत नाकाफी होगी। हमको बहुत ज्यादा मुनज्जम होना पड़ेगा अपनी जबानों के बचाव के लिए। हमको अपनी नई नस्ल को बताना पड़ेगा कि साहब आपको जो है वो स्कूल में जितनी जबानें सिखाई जा रही हैं उसके अलावा 2 जबानें अपनी हिंदुस्तान की, और अगर आप ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो एक हिंदुस्तानी जबान, एक फॉरेन लैंग्वेज कोई भी आप ये सीखिए, क्योंकि उससे जो है वो यहाँ पर हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छी तरह से ये बात बताई कि मादरी जबान जो है वो किस तरह से कॉग्निटिव थिंकिंग पैदा करती है, या उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में पैदा करती है। इसी तरह से मादरी जबान की खास बात यह है कि अगर मादरी जबान में आपका जहन अच्छी तरह से रच बस जाए तो कोई भी दूसरी जबान आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाती। ये मादरी जबान की खास बात है। हम चूंकि उर्दू मादरी जबान है तो हमें ऐसा लगता है कि चूंकि हमने उर्दू बहुत अच्छी तरह से पढ़ी तो हम जो है वो हिंदी का उच्चारण बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, फारसी हम बहुत अच्छी तरह से बोल सकेंगे, और अरबी जो है वो ये हमारी जबानें हैं जो हमने सीखी हैं उर्दू के साथ साथ। मराठी अगर मैं बोलता हूं तो शायद जो है वो कोई शख्स ये महसूस नहीं करेगा कि मैं गैर मराठी हूँ, मैं मराठी नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी जबान ने, मेरी मादरी जबान ने मुझे मराठी के बहुत अच्छे उच्चारण के काबिल बनाया। तो ये हम लोगों की डाइवर्सिटी है। हम लोग इतने अजीम, इतने मजबूत, इतने मुतनव्वो लोग हैं, और ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने की, घरों घर पहुंचाने की जरूरत है कि साहब आप इतने धनवान हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका इतना बड़ा असासा है, आप इतने अजीम मुल्क में पैदा हुए हैं। ये बात अंदर से आनी चाहिए, ये बात ऊपर से ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी लतीफ़ सर, शुक्रिया। सर आपका जो 10 मिनट का टॉक है उसमें एक चीज तो बहुत साफ है कि आप अपनी जो मादरी जबान है उसको कैसे हम घर से ही शुरुआत करते हैं उससे मोहब्बत करने का, घर में फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आपके टॉक में एक पॉइंट जो कि बहुत ही बार बार जो रिपीट हो रहा था वो था, आई थिंक यू आर क्वेश्चनिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो अंग्रेजी जबान के ऊपर भी आपके काफी सारे सवाल हैं जो कि वैलिड हैं, बट आई थिंक उन पे हमें और डिस्कशन करना होगा। और हमारे साथ अभी गुलफिशा हबीब मैम जुड़े हुए हैं, तो मैम आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हैं, तो आपके क्या ख्याल हैं इस टॉपिक पर और अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? आई थिंक आप उन पे भी थोड़े अपने ख्याल जाहिर करें। Thank you, Dr. Sajida Sultana.
Greetings of the मातृभाषा दिवस. अब मातृभाषा दिवस ही एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है. आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज. हम उसको इसी तरह से लेकर जाते हैं. डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ फ्यू पॉइंट्स. लास्ट स्पीकर होने के नाते जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है. एक तो सबका टेंशन होल्ड करना होता है, एंड लंच टाइम भी करीब आ रहा है, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड क्योंकि दूसरे स्पीकर्स, वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स ने अपनी व्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट की है, तो ये जो आइडिया शेयरिंग होती है, अ लॉट ऑफ आइडिया शेयरिंग हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. एंड क्योंकि मैं इंग्लिश डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो आई वाज इम्प्रेस्ड जो डिस्कशन इस बीच हुआ था, whether it was प्रोफेसर गिरीश्वर, प्रोफेसर पूनम बत्रा या शाहिद लतीफ साहब. There was a lot of diversity in their talk. There was a lot of diversity in the ideas that they were sharing. तो जिस तरह से ये आज की हमारी टॉपिक है, the use of mother tongue in the multilingual mosaic of Indian society, तो हम already हमारे डिस्कशन में देखें किस तरह से we are a multilingual nation. इस टॉपिक को अगर हम लेते हैं as it is at the surface level, the use of mother tongue in the multilingual mosaic of the Indian society, there is no doubt, no question about it. Yes, India is a multilingual society, and इस सोसाइटी में मदर टंग की बहुत अहमियत है. आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी मुल्क में जाइए, इट कुड बी अ स्मॉल सिटी, इट कुड बी अ बिग कॉस्मोपॉलिटन सिटी, लेकिन आमतौर से रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम इन इंडिया. आमतौर से यहाँ पर लोग मोर देन वन लैंग्वेज जानते हैं. सो एट द सोसाइटल लेवल देयर इज नो प्रॉब्लम, लैंग्वेज इज नॉट एन इशू. हाँ, इफ इट इज अ स्मॉलर टाउन, अ स्मॉलर विलेज विच इज मोनोलिंगुअल, जहाँ एक ही जबान बोली जाती है, वहां अगर कोई दूसरे शहर से या कोई दूसरे मुल्क से आ जाता है, तो देयर कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम. बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट अदर इश्यूज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवल एटसेट्रा, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमको देखना है. प्रोफेसर गिरीश्वर, प्रोफेसर पूनम बत्रा बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है किस तरह से the role of mother tongue is important. If we look at NEP 2020, there are slashes: mother tongue, home language, regional language, local language. Now, as a teacher of English, मेरा problem ये है कि suppose I have to teach a class of students in a metropolitan city. मेरे क्लास में मराठी स्पीकिंग बच्चे हैं, let us assume मेरे क्लास में पंजाबी स्पीकिंग बच्चे हैं, मेरे क्लास में तमिल स्पीकिंग बच्चे हैं. अब मुझे इंग्लिश पढ़ाना है. As a teacher, I will not be an expert in so many languages. लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कुछ हद तक के कि कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लैरिटी आ जाए टू द स्टूडेंट्स. अब इंडियन सोसाइटी को हम लीजिए, दो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉलोनियल माइंडसेट, द इंपीरियल माइंडसेट, किस तरह से इंग्लिश हैज मेड इनरोड्स इनटू द इंडियन सोसाइटी एंड इज हियर टू स्टे. हमको ये भी देखना है, अगर हम इंसिस्ट करते हैं कि अप टू अ पर्टिकुलर क्लास स्कूल एजुकेशन शुड बी through mother tongue / home language, local language, etc. कई ऐसे घर आज के दौर में इंडिया में है जहां पर, as Professor Poonam Batra has already rightly pointed out, जहां पर more than one home language होती है. तो already we are moving ahead. Indian society is not stagnant. We are always moving ahead. We are ready to imbibe whatever is good from the other cultures, from the other societies. शाहिद लतीफ साहब ने भी कई concerns raise किए हैं. So, as a teacher of English, as somebody who was brought up in an atmosphere with not सिर्फ English, बल्कि whether it is mother tongue, the local language या कोई और language, ऐसे नहीं कि हम एक ही language से जुड़े हुए थे, दूसरे language से नहीं जुड़े हुए थे. लेकिन जब हम academics की बात करते हैं, जब हम education की बात करते हैं या placement या employment की बात करते हैं, तो आज के दौर में again, as शाहिद लतीफ साहब has rightly pointed out, इंग्लिश में जिस किस्म का एडवांसमेंट हमको अवेलेबल है, आई एम इंटेंशनली यूजिंग द वर्ड अवेलेबल, वो शायद हमारी अपनी मदर टंग में अवेलेबल नहीं है. इफ यू लुक एट स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम इसमें लिटरेचर डेवलप कर लें, इसमें हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप कर लें. द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, अभी हम सब गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, सबके नाम इंग्लिश पे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, किसी का भी नाम उर्दू पे नजर नहीं आ रहा है. Any icon I press will have whatever instructions in English, not in any one of the Indian languages. तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे मदर टंग से या हमारी लोकल लैंग्वेज से
या हमारी होम लैंग्वेज से जोड़ें। जितना हम ये कर पाएंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। More than English being a colonial language, or more than English being a result of an imperial mindset or a colonial mindset, I think it has more to do with English as a status symbol. एंड ये ज्यादातर इंडिया में पाया जाता है। आप कोई भी दूसरे कंट्री का एग्जांपल लीजिए जहां पर मोर देन वन लैंग्वेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोनोलिंगुअल कंट्रीज। कनाडा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मल्टीकल्चरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहां पर मल्टी लैंग्वेज सिस्टम नहीं है। वहां पर इंग्लिश एंड फ्रेंच 2 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है एंड कंफर्टेबली स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोग्रेस देयर। हमारे कई रिसोर्स पर्संस हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एटसेट्रा, जिन्होंने अपनी जबान में काफी हद तक के प्रोग्रेस की है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। तो हमको इंग्लिश को छोड़ना नहीं है पीछे, वी नीड टू मूव along with इंग्लिश। जैसे कि आई थिंक शायद लतीफ साहब ये पॉइंट आउट किए थे कि किस तरह से स्टूडेंट में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कौन देते हैं? सोसाइटी। इट इज फॉर अस एज अ सोसाइटी collectively to be responsible and give equal importance to all the languages. Mother tongue could be anything, the school language could be anything, the medium of instruction could be anything. English as a language is one thing. All languages, if they are given equal importance, ये individual level पे आता है, at the home level, at the level of the society, at the level of the nation. तो जब हम पूरे languages को equal importance देने की कोशिश करेंगे, it is not equal status. हमको हमारे languages को उस लेवल पे भी लाना है। अगर कहीं कहीं हमको लगता है कि हमारे जबान में ये खामी है तो लेट अस ट्राई टू डेवलप इट फर्दर। जैसे कि इंग्लिश बहुत ओपन है टू बोरो वर्ड्स, टू कॉइन न्यू वर्ड्स। इंडियन लैंग्वेजेस में भी अगर ये ऑटोमेटिकली एक हिस्सा बन जाता है कि वी आर रेडी टू बोरो वर्ड्स, वी आर रेडी टू कॉइन न्यू वर्ड्स, तो जितनी एक लैंग्वेज लिविंग होती है उतनी वो प्रोग्रेस करती है, उतनी वो स्टूडेंट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, सोसाइटी को एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल से जोड़ती है। आई थिंक वी हैव जस्ट 4 minutes left for the discussion to end. I'll just try to wind up by saying 1 or 2 more points. तो ये बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश के साथ साथ मदर टंग को इम्पोर्टेंस दें। आज के दौर में द पैंडेमिक हैज taught us the importance of online education. The government talks about printing resources in the mother tongue, in the local language. अब जितने भी academics more than one language में proficiency रखते हैं, हम online अपने students तक उनकी language में उनका जो भी education material है पहुंचा सकते हैं। It could be just an online talk. It is not a matter of publishing something, writing something. It will take time. मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, has been in the process of preparing self-learning material in Urdu. तो जब उर्दू में लिखा जाता है, it is not one उर्दू. We have writers from across India, and जब content material आता है हमारे पास, different units come with a different flavor of the Urdu language. तो हमको ये भी मान के चलना है कि it is not one stagnant mother tongue. जैसे कि I think again शाहिद लतीफ साहब ने बताया कि at a range of 100 kilometers or maybe less than that, language में change आ रहा है. If we take the case of undivided Andhra Pradesh, Telugu is the language here. Andhra region में एक kind of Telugu है, Rayalaseema में there is one kind of Telugu, in the Telangana there is another kind of Telugu. तो हमको we have to be open to this also. So while I agree to the importance of mother tongue in all aspects of life, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि not just English, कोई भी language जो advancement दिखाती है in STEM or in any other field, उसको हम accept करते हुए उसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। Thank you everyone, especially thanks to NCPL and Director Aqil Ahmed Sahab and the officers and staff of NCPL for inviting me. Thank you so much. शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोफेसर गुलफिशा मैम। आपने एक्चुअली आपके जब टॉक सुन रही थी, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट ये जो आप इंग्लिश को एक जो स्टेटस का जो दर्जा दे रहे हैं। आई थिंक इंग्लिश हमारे सोसाइटी में अभी भी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज ही है। पहले जो स्टेटस है वो हमारी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, हमारी होम लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज को ही दिया जाता है। तो एक सवाल जो कि मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, और आई थिंक एक 5 मिनट्स में हम लोग अपना डिस्कशन क्लोज कर सकते हैं, वो है कि हमारे सब के हम सब ने जो आज जो पॉइंट जो डिस्कस किए उसमें हम लोग ने हमारी अपनी मातृ ज़बान
पे फोकस किया है, हमने इंग्लिश पे फोकस किया है, और एक रीजनल लैंग्वेज की भी बात होती है। और जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान देते हैं, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात होती है। सो कीपिंग इन माइंड 3 लैंग्वेज फार्मूला, आपके आपके क्या व्यूज हैं अबाउट 3 लैंग्वेज फार्मूला, बिकॉज दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। और जैसे कि प्रोफेसर बत्रा, यू वर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, right? So where do you place 3 language formula here, because it is as part of a solution to our you know implementing the policy of our education, spreading multilingualism in our society, teaching children different languages. So what are your views on this? Actually 3 language formula we've been talking about for a long time, लेकिन ये क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, मुझे लगता है इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। एंड बिकॉज हमारी विविधता इतनी है, तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। जैसे कि दिल्ली ही ले लो, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो एक स्कूल में आपको मराठी स्पीकिंग, तमिल, तेलुगु, गुजराती स्पीकिंग सब मिलेंगे। तो हम किसको मदर टंग मानेंगे वहां पे, और किस तरह से, ये बहुत पेचीदा मामला है। Yes. Therefore the context I think determines कि वो 3 भाषाएं कौन सी होंगी। मुझे ऐसा लगता है हम एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड होगा कि बिहार के किस गांव में, क्षेत्र में, कश्मीर में कहाँ, दिल्ली में कहाँ, कर्नाटका में कहाँ, कौन से 3 भाषाओं का हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो खुलापन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से ही हम एक लैंग्वेज की जो कल्चरल और उसकी जो डायनामिक्स है, इनइक्वालिटीज, पावर, प्रिविलेज के साथ, उसको एड्रेस कर पाएंगे एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे ऑपरेट नहीं हो रहा है। Yes, ma'am. Thank you. शुक्रिया मैम। प्रोफेसर मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर? सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी। भारत जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने पेश करता है। इस बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी प्रोफेसर बत्रा ये बात कर रही थी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई है, और वेरिएशन इतने अधिक हैं कि उनको संजो पाना एक बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने पेश करती है। हमको थोड़ा सा अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपस में बातचीत करने का क्या तरीका हो सकता है। मदर टंग एक लेवल पर जरूरी है, और उससे शिक्षा में प्रवेश होना चाहिए। और बहुत बढ़िया बात लतीफ साहब ने बताई थी कि हम सब लोग उसे महसूस करते हैं कि अगर एक अच्छी लैंग्वेज खूब अच्छी तरह से आ गई, महारत उसमें हासिल हो गई, तो फिर और भाषाओं को भी आसानी से कर सकते हैं, और वो भाषा और कोई नहीं, मातृभाषा ही होती है। हम शुरू इससे करेंगे, और उसके बाद हम चॉइस देंगे कि और कौन कौन सी भाषाएं उसको सीखने का मौका मिले। ये चॉइस जो है वो रीजनल भी हो और नेशनल इम्पोर्टेंस का भी हो। वो इंटरनेशनल तमाम सारी भाषाएं हैं, चीनी भी है, जर्मन भी है, अंग्रेजी भी है, उनको भी करने की जरूरत है। ईमानदारी की बात यह है कि, और ये हम लोगों के आलस का भी परिणाम है, कि इन 75 सालों में हमने अपनी मातृभाषाओं को मजबूत नहीं बनाया। उसमें हमने पढ़ने का मटेरियल जो है ठीक से नहीं तैयार किया। हिंदी तक की भी हालत ये है। कहने को हमने इससे उच्च शिक्षा का भी भाषा
का माध्यम बना दिया है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि उसमें बहुत ही खराब किस्म का मटेरियल है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इतनी कुंजी और ये और वो ताला, ये सब कितना छपा है, बाप रे बाप। और उसे पढ़ करके मुसीबत हो जाती है कि उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। और बड़ी क्वालिटी जो है वो एजुकेशन की बड़ी कंप्रोमाइज हुई है पूरे हिंदी रीजन में। हिंदी माध्यम हुआ है और उसके नाते बड़ी मुश्किल हुई है, और ये एक मुसीबत है। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि हम इन भाषाओं को मटेरियल के साथ जो पढ़ाई लिखाई की के औजार हैं वो भी हम दें। केवल ये कहने से नहीं काम चलेगा कि मातृभाषा जिंदाबाद। उस मातृभाषा को सशक्त बनाने के लिए, इंपावर करने के लिए हमको नेसेसरी सपोर्ट जो है वो भी देना पड़ेगा, उर्दू में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन के जगह पर हम तरह तरह की कंप्रोमाइज करते रहते, किसी तरह काम चलता रहे। तो ये एक वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी भी जरूरी है, और इसके लिए प्रोग्राम ढंग से उस पर काम किया जाए। बहुत देर हो चुकी है और इतना कंफ्यूजन पैदा हो चुका है, और अंग्रेजी को हम लोग इंटरनेशनल और लगता है कि वही सारी दुनिया में है। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चीन जो है अब चंद्रमा के ऊपर नजर डाले हुए है और अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है चीनी में पढ़ के। तो भाषा को अगर आप काम में ले आओगे तो मजबूत होगी, छोड़ दोगे तो बेकार हो जाएगी। ये बात लतीफ साहब ने बड़े कायदे से कही कि लैंग्वेज में अगर आपका विश्वास पैदा होता है, आपको लगता है कि वो अच्छा है, तो बढ़िया होगी। आप हिंदी को ही लीजिए, कितनी अच्छी कविताएं भी हैं और रद्दी कविताएं भी। हम कितना उसमें आप डेडिकेट करते हैं, कितना महत्व देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी की बात होती है, मैं बताऊं, हिंदी का भ्रष्ट करने का एक बड़ा भारी काम जो हमारा राजभाषा विभाग है, उसने ऐसी मुश्किल हिंदी कड़ी की है कि उसको पढ़ने को समझने के लिए आपको अंग्रेजी वाला पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी। हिंदी का भला हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कई तरह की पूंजियां, आपका जो बजट होता है उसका हिंदी आप पढ़िए तो सर पटक कर रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो हिंदी को इतना ज्यादा संस्कृताइज किया है कि हम लोगों बढ़िया बात आपने कही। हमको अपने शब्द जो है जो दुनिया में चल रहे हैं वहां से लेने चाहिए, जो लोक में, समाज में प्रचलित हैं, वो शब्द जो है हमारे काम में आने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मातृभाषा की ओर बढ़े, और उसके लिए जो जरूरी कदम है वो अगर हम नहीं उठाते हैं तो केवल जवानी खर्च करते रहिए, बोलते रहिए, उससे नहीं कुछ होने वाला है। सही बात है, और हिंदी की विविधता को भी कायम रखना है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदी की तो इतनी शैलियां हैं, हिंदी की जो को लैंग्वेजेस मैं कहूंगा, जो सहभाषाएं हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे ब्रज हो, मैथिली, बहुत सारी हैं, लगभग 50 की संख्या है उनकी, और उनकी रिचनेस को आपको देखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उस तरह का कोई और किताब तैयार हो पाई है? नहीं सर, ये लिखा उसका कोई अल्टरनेटिव आपको मिलेगा? या कबीरदास ने जो लिख दिया भोजपुरी में, सो वैल्यूएबल। सर सिर्फ हिंदी नहीं, आई थिंक सभी लैंग्वेजेस की विविधता जो ये देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी है उसको इनसे भी जो है रस लिया जाए। सर मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के इस लिंग्विस्टिक कल्चरल मोज़ाइक में जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है, तो ये जो फार्मूला जैसा बत्रा मैडम ने कहा कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमें क्वाइन करना होगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, आसाम का क्या हो, बंगाल का क्या हो, मणिपुर का क्या हो। मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों हजरात से कि यूनिवर्सली यानी अक्रॉस द कंट्री जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें इसका कोई ना कोई तो सलूशन हमें निकालना होगा। तो आप हजरात की आइज में वो सलूशन क्या हो सकता है? देखिए,
ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी आज भी कुल 12% लोग बोलते समझते हैं, और आंख मूंद करके हम उसके बारे में बात नहीं करते, और ये मान लिए कि वो तो इंटरनेशनल है और बिना उसके काम नहीं चलेगा। और वो अंग्रेजों ने ले आके यहाँ पे रख दिया और कहा कि भागो, और वो भाषा की जरूरत नहीं है, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। और हम कहें कि नहीं, सब लोग हिंदी एक भाषा कम से कम संपर्क भाषा के रूप में रखो, तो कहोगे कि भाई ना, क्योंकि ये भारतीय है इसलिए गड़बड़ है। तो बाहर से कोई और भाषा ले आ दो तो आप कहोगे कि हाँ चलो वो ठीक है। हम लोग आपस में ये गौर करें, ऐसी ऐसी भाषा हो जो सबके नजदीक पहुंच पाती हो, जो भी कारण रहा हो। दक्षिणी हिंदी भी है आपके पास, आज की नहीं, बहुत पुरानी है वो। तो मैं समझता हूं कि हमको ऐसी भाषा का एक तो रखना पड़ेगा जो सबके इर्द गिर्द रहे, और एक अपनी भाषा जो है जिस सीमा तक आप ले जा सकते हैं उस सीमा तक आप ले जाएं, उसको बढ़ाएं उसको। और ये भाषा की विविधता जो है किस हद तक, अगर भाषा मजबूत होती है तो आपको रोक कौन सकता है। ये ऊपर से लादने से तो काम नहीं चलेगा, कहीं न कहीं सोसाइटी को इसकी एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। बहुत सारे भ्रम हमारे सामने आ गए हैं। लतीफ साहब ने कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर के हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि अब अंग्रेजी रहन सहन बोल चाल तहजीब सब कुछ हमने मान लिया बड़ा अच्छा है, बेमतलब का होते हुए भी उसको अच्छा मान लिया, अपने ऊपर हमने लाद लिया। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला जो है वो यूज किया था कि प्रोपेगेंडा। जी हाँ, आपको आज सड़क पे अखबार में मिलेगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के ये बहुत अच्छा स्कूल है, और अंग्रेजी पढ़ो मतलब वो पासपोर्ट है हर काम के लिए, सब कुछ हो जाएगा। तो एक भाषा की एक जबरदस्त गुलामी हमारे मन में है। हम इसको अभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि खड़े होकर के अपनी भाषाओं में बातचीत करें, व्यवहार करें, उनका उपयोग करें और उनके हिसाब से आगे बढ़े। तो 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला है, अपनी मातृभाषा जो है वो, एक और भारत की भाषा जो हो सकती है वो, और एक आप विदेशी भाषा जो भी लेना चाहें वो लें। मेरे ख्याल से इस तरह का एक अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा, तभी हम अपने क्षेत्र में भी रहेंगे, नेशनल लेवल पर भी रहेंगे, और इंटरनेशनल कनेक्शन भी हमारा रहेगा। ये विविधता तो हमको ले आनी पड़ेगी, और इसका जिम्मा तो हर क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि वहां पर ये अरेंजमेंट किस तरह का होगा। मेरे हिसाब से जो एक थर्ड लैंग्वेज है ना, वो अपने ही देश की भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम बाहर की भाषा लें। बाहर की भाषा का हमारा सिर्फ ये मतलब था कि अगर ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है और अगर हम दुनिया से संपर्क रखना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं, और ज्ञान के लिए भी ये तो मानना बड़ा मुश्किल होगा कि केवल हिंदी और उर्दू में ही ज्ञान मौजूद है, तो और भाषाओं को अगर हम नहीं जानते हैं तो उस तक हमारी पहुंच नहीं होगी। तो इस हिसाब से हमको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो भी आप चुने उस तरह का एक चुनाव तो रखना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी वर्ल्ड लिंक लैंग्वेज तो इंग्लिश है, और वो एक हमारी अपनी भाषा है। अब तो उसको हम फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश जो है वो भी रिकॉग्नाइज्ड है। बिल्कुल एक अपनी भाषा, बिल्कुल भी इंटरनेशनल नहीं है। मेरे हिसाब से जरूर सिखानी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सिखानी चाहिए। जो लोग नहीं सिखाना चाहते हैं वो खुद अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए उनके लिए आसान है बोलना कि बच्चों को इंग्लिश मत सिखाओ। हमारे पास पावर है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पावर। नहीं कह रहे हैं कि आप इंग्लिश पे ही निर्भर रहें, पर आप उस पावर को भी बच्चों को दें। हम उस पावर को क्यों नहीं दें बच्चों को, और खुद ले लें स्किल, लेकिन बच्चों को ना दें। मुझे लगता है वो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन मातृभाषा एक मीडियम होना चाहिए, खास करके प्राइमरी लेवल पे। एंड पेडागोजिकली मुझे लगता है वी हैव टू क्रिएट मेथड्स of how to make a transition
from the मातृभाषा to other languages also. That doesn't mean कि हम उसको डाउन प्ले करेंगे, पर बच्चों को और भाषा जैसे कि इंग्लिश है या कोई और भाषा सीखने में भी आसानी हो। जी, और आई थिंक हर एक मातृभाषा या एक मातृ जबान भी नहीं है हमारी तरह। सो मेनी डायलेक्ट्स, जैसे प्रोफेसर गुलफिशा हबीब वाज टॉकिंग अबाउट डायलेक्ट्स, तो आई थिंक एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमको डायलेक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। टीचर ट्रेनिंग, आई थिंक इस मामले में टीचर ट्रेनिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिस्टमिक, आई थिंक लतीफ साहब आप सिस्टम की बात कर रहे थे कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए, एक तरह से सिस्टम को भी ये सब नजरियों पे ध्यान देना होगा। तो अगर आप और प्रोफेसर हबीब, इफ यू वांट टू ऐड अ फ्यू वर्ड्स, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। मैं इसमें एक छोटी सी बात का इजाफा अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी सर। जैसे सर एक 2 मिनट में बस। आपका सवाल आपका जबान 3 लैंग्वेज फॉर्मूले से शुरू हुआ है ना। हाँ, अब ये देखिए कि गड़बड़ यहीं पर है। मैं तो अगर मादरी जबान या मातृभाषा की इंपॉर्टेंस को समझता हूं तो मैं 1+2 की बात करूंगा, मैं 3 की बात नहीं करूंगा। तो इट शुड बी 1+2, है ना। दूसरी ये कि बच्चा जो है, मतलब जब वो इब्तदाई जमातों में जाता है तो उसका जहन जो है वो बिल्कुल खाली होता है, उसके पास सीखने को बहुत कुछ होता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं, यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी मौजूद है, पूनम जी मौजूद है, ये हमारे बहुत सीनियर एकेडमिशियंस है, ये बताएंगे कि बच्चा जो है वो बैक वक्त 5 जबानें भी सीख सकता है। मैंने खुद 5 जबानें सीखी है अपनी, मतलब ये कि पहली से 8वीं जमात तक 5 जबानें सीखी है। 5 जबानें हमने बहुत आसानी से सीख ली। तो फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं, उस फॉर्मूले ही को हम बहुत जो है वो कर्टेल कर रहे हैं, बहुत ही महदूद और बहुत छोटा फॉर्मूला रख रहे हैं। इट शुड बी 1 दैट इज मदर टंग, प्लस इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। वो जबानें सीख सकता है आदमी। और उस दौरान सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, या जिन घरों के बच्चे हैं, दोनों ही जगहों पर उनमें जबानों से मोहब्बत सिखाई जाए। और मोहब्बत सिखाने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप रोजाना जो है वो आधा घंटा 1 घंटा उनको लेकर बैठे, उनको बहुत सारी चीजें बताएं, उनको अपने बड़ों के किस्से सुनाएं, अपने गांव की बातें बताएं, कौन सी चीज को क्या कहा जाता था। अब देखिए हमारे घरों से बहुत सारे ऐसे अल्फाज निकल गए जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। अब उसकी जगह सब, अब जैसे हम उर्दू में दीवान खाना कहते थे, अब आप ड्राइंग रूम कह रहे हैं, हर घर में ड्राइंग रूम कहा जा रहा है। तो सब आप कहते रहिए, दीवान खाना तो निकल गया आपकी जबान से, आपकी वोकैबुलरी से निकल गया, वो लुगत में पड़ा रहेगा और फिर लुगत भी कहाँ चली जाएगी कौन जानता है। तो अगर जी, मेरा ख्याल है वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, डॉक्टर साहब को एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो मैं अब साजिदा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि तमाम श्रोता का शुक्रिया अदा करें ताकि इसके साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जा सके। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो शाहिद लतीफ जी ने कही बहुत अहम बात है, भाषा किस तरह पढ़ाएं इस पे निर्भर करता है कि वो भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है, और वो पूरे तमाम जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो जुड़ते हैं। तो हम तो स्कूलों में भाषा ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ग्रामर ये है, वो मतलब उच्चारण ये, उसी पे जोर देते। तो मुझे ये बात बहुत सही लगी आपकी, और इस पे जोर देना, इसलिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैव टू कम टुगेदर। लैंग्वेज कैन नॉट हैपन विदाउट लिटरेचर। बट थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत सारे अहम बातें आज हमने अपने इस ऑनलाइन डिस्कशन से जो बाहर आई हैं, वो है अपने सिस्टम के बारे में, अपने पॉलिसी के बारे में, और कैसे हम लैंग्वेज को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह नहीं देख सकते हैं। अपनी पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के हिसाब से लैंग्वेज एक सोशो कल्चरल एस्पेक्ट होता है, और बच्चों में शुरुआती तौर से ही हमें आई थिंक लैंग्वेज या अपनी मातृ जबान को जो है मोहब्बत करना सिखाना है। तो विद ऑल दिस पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इधर में आने के लिए। मैं भी डायरेक्टर सर से गुजारिश करती हूँ, आप अपने फाइनल वर्ड्स दीजिए आज के सेशन में। शुक्रिया सर।
आपका सर आपका माइक जी सर आपका ऑडियो सर प्लीज अनम्यूट करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो गुफ्तगू हुई है ये बेहद कारआमद गुफ्तगू हुई है और आज की गुफ्तगू मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक कम से कम 50-60 हज़ार जो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ने वाले लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, मुस्तफ़ीद होंगे आज के इस प्रोग्राम से। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरा मानना ये है कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वो तमाम भाषाएं अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम हैं और किसी भी भाषा से किसी भी भाषा को खतरा नहीं है। बल्कि अगर सच पूछिए तो हम उर्दू के बारे में जितना जानते हैं उसको पढ़ करके और उसके अल्फाज को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की शायद ही कोई ऐसी जबान हो जिसके अल्फाज उर्दू में शामिल नहीं हो और अंग्रेजी के तो बेशुमार अल्फाज उर्दू के अंदर शामिल हैं, संस्कृत के अल्फाज शामिल हैं। आजकल मैं सिंधी के डायरेक्टर का भी चार्ज मुझे मिला हुआ है तो मैं सिंधी के भी करीब हूँ और सिंधी में बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, लेकिन सिंधी में जब लोग बातचीत करते हैं तो मैं उनकी जबान को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और इसकी वजह यह है कि 25-30% उर्दू के अल्फाज सिंधी में भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या हिंदुस्तानी भाषा हो, उन भाषाओं से हर भाषा को कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हो रहा है, अल्फाज के अंदर इजाफा हो रहा है और जितना ज्यादा कंपटीशन हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक अपनी जगह पे दुरुस्त और हकीकत है कि किसी भी भाषा से किसी भी भाषा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हम शाहिद लतीफ साहब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक मैं हूँ कि आप चाहे जितनी भी भाषाएं सीखें और 4 और 5 क्यों, आप हिंदुस्तान की जो 22 भाषाएं हैं उन तमाम 22 भाषाओं को भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा से जुनून की हद तक मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए कि जो मातृभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है उसकी जो अहमियत है उसकी अहमियत से हम कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। और शाहिद लतीफ साहब आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो शख्स अपनी मातृभाषा का एहतराम नहीं करेगा वो अपनी माँ का एहतराम नहीं करेगा और जो अपनी माँ का एहतराम नहीं करेगा वो दुनिया में किसी का भी एहतराम नहीं करेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप तमाम भाषाओं को पढ़िए, तमाम भाषाएं एक दूसरे की मुआविन हैं, कोई किसी भी भाषा से किसी भाषा को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को हमें अव्वलियत देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए और उसको बिल्कुल एक मजहबी फरेजा के तौर पे हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी ने काफ़ी बातें की, बहुत सारे एंगल से उन्होंने बातचीत की और प्रोफेसर पूनम बत्रा साहबा ने भी काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया, बीच बीच में उनके मशवरे, उनकी बातें हमने सुनी और सब के सब बहुत कारआमद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब आपने भी कहा और ये भी कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि अगर सही मानों में आप मातृभाषा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो 3 भाषाओं को क्यों 2 ही भाषा पे हम जोर दें, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोफेसर गुलिस्तान हबीब साहिबा का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने भी बड़ी अच्छी बातें की और डॉक्टर साजिद सुल्ताना साहब आपने बहुत अच्छा कंपेयर किया और बीच बीच में आपकी कमेंट्री भी मैं सुनता रहा, कमेंट्री भी आपकी जो थी वो भी काबिल तारीफ है। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का, हमारे ऑफिस के जो स्टाफ हैं उनका भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया, कलीमुल्लाह साहब उनका भी और उनके अंडर में जितने हमारे ऑफिस के मेंबर्स हैं, मैं सभी लोगों का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप लोग हमारे प्रोग्राम में आएंगे और हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।